हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज है हमारा 100 डेज 100 टॉपिक इनिशिएटिव का डे 2। और कल हमने किया था प्रकाश का परावर्तन, आज हम करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश पूरे चैप्टर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम टॉपिक वाइज सभी को एक अच्छे से कर लेंगे ताकि आपके कम से कम 7 से 8 मार्क्स जो इस चैप्टर से आते हैं वो एक भी ना छूटे। तो प्रकाश का अपवर्तन, तो ये है आपका डे 2। और कल डे 1 था, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया, तो इसी तरीके से आप लोग रिस्पांस दिखाते रहिए और हम इसी तरीके से ये वीडियो लाते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डे 2। तो प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तिरछी प्रवेश करती है, तो इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है और इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कि इसमें जैसे मान लो ये एक ग्लास स्लैब है और यहाँ से कोई लाइट तिरछी प्रवेश करे, ये ध्यान रखना। अगर सीधी प्रवेश करेगी तो आप उसके मार्ग में परिवर्तन नहीं बता पाओगे। तो जब तिरछी प्रवेश करती है तब उसके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है, संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये अपवर्तन से तो हमारे आसपास भी आपने देखा होगा, कभी खाने की चीज़ों, जब खाना बन रहा हो उसके दूसरी तरफ देखो तो हवा गर्म होने के कारण आपको चीज़ें हिलती हुई प्रतीत होती हैं। जो हमारे ग्रह हैं, तारे हैं, वो टिमटिमाते हैं, वो प्रतीत होते हैं, वो भी इसी अपवर्तन के कारण। तो कुछ उदाहरण अगर देखें तो स्विमिंग पूल में जो तल है वो हमको जितना नीचे होता है उससे ऊपर दिखता है ये, ठीक है। पानी में अगर आप पेंसिल को डुबो के रख दो तो पानी जो है वो तो पेंसिल वायु और पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है, थोड़ा सा उस जिस एंगल से जाना चाहिए उससे दूसरा तरफ दिखाई देता है, थोड़ा हट कर प्रतीत होता है। कांच के गिलास में अगर आप नींबू डाल के रख दो तो आपको बड़े आकार का प्रतीत होता है। ये सारे किसके उदाहरण हैं? प्रकाश के अपवर्तन के। और प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है? क्योंकि माध्यम में प्रकाश की गति अलग अलग हो जाती है, इसी कारण से प्रकाश का अपवर्तन होता है। कागज़ पर लिखे ग्लास स्लैब को देखने से ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। अब ये जो कांच का आयताकार ग्लास स्लैब है, इससे अगर हम अपवर्तन करवाते हैं, देखें तो ये ग्लास स्लैब है जिसमें ये कांच है और ये वायु है। इसमें जो सघनता है ये इसकी अधिक है और वायु में सघनता मतलब उनके बीच जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच अणुओं की जो दूरी है वो जिसमें अधिक होगी उसकी सघनता अधिक होगी, जिसमें कणों के बीच की दूरी जिनमें कणों के बीच की दूरी कम होगी उनकी सघनता अधिक होगी, और जिनमें कणों के बीच की दूरी अधिक होगी उनकी सघनता कम होगी। उन्हें हम विरल कहते हैं। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम, ये क्या है? विरल। वायु जो है वो विरल माध्यम है और जो कांच का है वो है सघन माध्यम। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो अब ये जो है, ये हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था अभिलंब, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये इधर मुड़ जाती है। तो जब भी विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। अब मान लो ये सघन है, इसको यहाँ जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन ये इससे दूर हो गया, ठीक है। तो जब भी सघन से विरल में गया, ये वायु विरल है, ये सघन है, सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर चला जाता है, और जब भी विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसी को हम कहते हैं अपवर्तन। और जब ये सघन दोबारा जब सघन से विरल की ओर जाता है तो, और जो ओरिजिनल जब विरल से सघन की ओर आया था तो इसके मार्ग में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, इसके बीच में कुछ दूरी दिखाई देती है, क्योंकि ये विरल में अब दोनों आ गए तो ये दोनों समानांतर होती है, लेकिन इनका मार्ग जो है वो परिवर्तित होता है, इनके बीच में कुछ दूरी होती है, उस दूरी को हम डी कहते हैं। और आप सबको देख लेते हैं क्या क्या है। तो जो ये किरण आ रही है ई एफ, इसे हम कहते हैं आपतित किरण, और ये जो एंगल है इसे हम कहते हैं आई को कहते हैं आपतन कोण। फिर ये जो एंगल आर है इसे हम कहते हैं अपवर्तित कोण, और ये जो आपका एंगल है ये है आपका
अपवर अपवर्तित किरण। फिर यहाँ पर ये इसके लिए ये अपवर्तित किरण यहाँ यहाँ के लिए तो अपवर्तित है, बट यहाँ के लिए आपतित किरण हो गई। तो ये आपतित किरण, फिर ये एंगल आई और एंगल आर इस तरह से बनता है। और इसी तरीके से जो निर्गत किरण जो सबसे ऊपर है आपतित किरण के समानांतर निकलती है। जो बाहर निकलने वाली किरण है इसको हम कहते हैं निर्गत किरण। तो जो और आपतित किरण आई है ई एफ, इसके समानांतर होती है और इनके बीच की जो मध्य दूरी है, ये जो डी है, डी को कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन होता है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी। और इसको प्रभावित कौन कौन करता है? जो माध्यम है उसकी मोटाई, उसका अपवर्तनांक, प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य और आपतन कोण, इन चारों पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि जो डी है, जो पार्श्विक विस्थापन है, वो किस किस पर निर्भर करती है। तो इनमें से आपको एक नहीं दिया रहेगा, बाकी चीज़ें दी होंगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्श्विक विस्थापन किस पर निर्भर नहीं करती है। तो इन चारों में से 3 दे देंगे, एक आपको दे देंगे जिस पर निर्भर नहीं करेगी। तो इस तरह का क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो मोटाई पर निर्भर करेगा, अपवर्तनांक पे, तरंग दैर्ध्य पे, प्रकाश किरण के, और आपतन कोण पे। अगला है, जिस तरह से हमने प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला तो उसमें लगभग सेम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम को पृथक करने वाला पृष्ठ का जो आपतन बिंदु है और अभिलंब जो उस है, वो सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो पहला तो परावर्तन से रिलेटेड है। दूसरा जो है इसमें कि किसी भी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण का जो ज्या या साइन और अपवर्तन कोण की ज्या या साइन आई और साइन आर, इसकी वैल्यू जो है वो स्थिर होती है, इसका अनुपात स्थिर होता है। और इस नियम को हम स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ या स्नेल्स का अपवर्तन का नियम भी कहा जाता है, इंग्लिश में स्नेल्स लॉ लिख रहे हैं इसको। और ये जो स्थिरांक है, इस स्थिरांक ये हमेशा स्थिर होता है, इसी को आगे चल के हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक की अगर हम वैल्यू देखें तो वो क्या होता है? दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात। यहाँ एक ध्यान रखना कि इसमें हम वो माध्यम ऊपर रखते हैं जहाँ से लाइट आ रही है। तो अगर एक से, मान लो ये माध्यम 1 है, एक ये 2 है, तो 1 से जब 2 में प्रवेश करे, मान लो 1 से आई, अब ये 2 में प्रवेश कर गई, तो 1 से जब 2 में प्रवेश करती है तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और अपॉन में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, तो जिसमें गई है वो नीचे आता है, जिससे आ रही है वो ऊपर आता है। तो अपवर्तनांक n होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसको हम लिखते हैं n2। अच्छा, n21 का मतलब होता है कि जब प्रकाश 1 से 2 में गई है, तो इसमें हम अपवर्तनांक जो निकालते हैं वो किसका निकलता है? माध्यम 2 का 1 के अपेक्षा, क्योंकि 1 से 2 में लाइट गई है तो माध्यम 2 का निकालते हैं 1 के अपेक्षा। तो n21 होता है वेलोसिटी इन 1, मतलब ऊपर प्रकाश माध्यम 1 में चाल और अपॉन में वेलोसिटी इन मीडियम 2, और इससे निकलता किसका अपवर्तनांक है? मीडियम 2 का, जो आपका नीचे रहता है। और n12 कब होता है? जब मान लो इधर से लाइट जा रही है, ये आपका सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम, ये माध्यम 2 यहाँ है, माध्यम 1 ऊपर है। तो जब 2 से 1 में जा रही है लाइट, तब वेलोसिटी इन 2 ऊपर, वेलोसिटी इन 1 नीचे, और इसे हम कहते हैं n12। तो n12 और n21 आप ध्यान से समझ लेना कि जो पहले लिखा रहता है उसका हम निकालते हैं, जो आगे है उसका अपवर्तनांक, और किस सापेक्ष में कि कहाँ से उसमें लाइट आ रही है। तो 2 में लाइट आ रही है 1 से, यहाँ पर 1 में लाइट आ रही है 2 से। तो इस तरह से हम इसका, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपको, जहाँ पे n12 और n21 के पूछा जाता है क्या होता है। तो n21 की जो अपवर्तनांक माध्यम 2 का और किस अपेक्षा में, किसके सापेक्ष में? माध्यम 1 के सापेक्ष में, और इसमें लाइट 1 से 2 में जा रही होती है, तो 1/2 की वेलोसिटी का अनुपात होता है, या उसके चाल का अनुपात प्रकाश में। फिर एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है कि अगर माध्यम 1 वायु या निर्वात, ठीक है, निर्वात या वायु है, तब जो हम निकालते हैं माध्यम 2 का अपवर्तनांक, उसको निर्वात के सापेक्ष माना जाता है और इसी को निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, जो n होता है। अब
जब भी लाइट वायु से जाती है किसी माध्यम, तो वायु की में प्रकाश की चाल जो है वो लगभग c के बराबर होती है, और जो माध्यम में प्रकाश की चाल है वो v हो गया। तो जो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो n है, कैपिटल N, वो हो जाता है c/v, और c की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, अच्छा ये आप ध्यान रखना, जो अगर हम इसको कांस्टेंट रख लें, यहाँ अगर ध्यान से समझो, अगर वैल्यू c कांस्टेंट है तो अपवर्तनांक जो है वो वेलोसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा, प्रकाश की चाल उस माध्यम में उतनी ही कम होगी। n जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वेलोसिटी के। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, 2.42 है। इसका तात्पर्य यह है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में 2.4 गुना कम है। तो सबसे अधिक अगर हीरे का अपवर्तनांक है तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, तो वो भी होगा हीरा। फिर अभी हमने क्या, सघन माध्यम और विरल माध्यम, तो दो माध्यमों की तुलना में अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कहलाता है सघन, और कम अपवर्तनांक वाला माध्यम कहलाता है विरल। और सघन और विरल क्यों होते हैं वो अभी हमने पढ़ लिया। तो जब भी विरल से सघन की माध्यम में ओर जाता है तब अविलंब की ओर झुक जाता है और उसकी चाल धीमी हो जाती है, और जब भी सघन से विरल की ओर जाता है तब ये अविलंब से दूर चला जाता है और इसकी चाल बढ़ जाती है। ठीक है, इसका अपवर्तनांक अगर मान लो ये विरल है, ये n1 है, ये n2 है, तो सघन माध्यम का n2 इज़ ग्रेटर देन n1 होता है। ठीक है, और इस केस में अगर ये n2 है और n1 है, तो अब अविलंब से दूर जा रहा है, इसका मतलब कि इसका जो प्रकाश की चाल है वो बढ़ गई है, इसका मतलब इसका अपवर्तनांक अधिक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है गोलीय लेंस। जिस प्रकार से हमने गोलीय दर्पण पढ़ा था उसी प्रकार से गोलीय लेंस होते हैं, जो दो तलों से घिरे होते हैं और पारदर्शी माध्यम होता है जिससे प्रकाश आर पार हो सकती है। और ये जो दोनों तल गोलीय होते हैं और इन्हें हम कहते हैं लेंस। ठीक है, दो तरह के लेंस होते हैं, उत्तल जिसके दोनों, जैसे दो आपके इस तरह के लेंस कहलाता है उत्तल, और जिसमें दोनों उभरे हुए पार्ट जो हैं वो आपस में जोड़ जाते हैं, और इस तरह का पार्ट जब दोनों जोड़ दिया जाता है इसको हम कहते हैं अवतल लेंस। तो ये हो जाता है उत्तल लेंस, ये हो जाता है अवतल लेंस। इसमें जो है किनारे पतले होते हैं और बीच में ये जो है वो मोटा होता है। तो और अवतल लेंस में जो किनारे हैं वो मोटे होते हैं, बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है, बीच में ये पतला हो जाता है। इसे अभिसारी लेंस, अभिसारी का मतलब कि प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करने वाला, तो ये होता है अभिसारी। और अभिसारी दर्पण कौन सा होता है, यहाँ पे आप कमेंट करके बताओ अभिसारी दर्पण कौन सा होता है। और इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी मतलब ये प्रकाश को क्या करेगा, फैला देगा। तो अपसारी जो फैला दे, अभिसारी जो फोकस कर दे। तो अभिसारी दर्पण, दर्पण कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण होता है अभिसारी, और उत्तल दर्पण होता है अपसारी। ये आपको ध्यान रखना है, उल्टा होता है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, इसको हम ज़्यादा उतना डिटेल में नहीं लेते। ये भी जब जो प्रकाश की किरण समानांतर होगी इसके अक्ष के, तो ये फोकस से जाएगा, और या तो फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। इसी को हम, इसी से रिलेटेड ओ से, जो ओ को कहते हैं हम, ये प्रकाशिक केंद्र, ओ से अगर कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो वो उसी माध्यम से होती हुई चली जाएगी। इस बेस पे टोटल 6 पॉइंट बनता है। इसमें अधिकतर मिरर वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, लेंस में कम आता है। लेंस में 1-2 पे आ सकता है आपका क्वेश्चन, जिसमें हम अवतल लेंस से या उत्तल लेंस के बारे में पूछते हैं कि वहाँ किस प्रकार बनता है। तो इसमें भी देख रहे हो, जैसे जैसे आप अनंत से प्रकाश ध्रुव की ओर जाते हो, जो प्रकाशिक केंद्र की ओर जाते हो, आकार जो है वो बढ़ते जाता है। अनंत पे छोटा आकार होता है, फिर F2F पे समान आकार होता है, F और 2F में आवर्धित, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ोगे आवर्धन बढ़ता जाएगा। इस तरह का किरण आरेख होता है। ये जब अनंत पे है तो F2 पे बनता है, जब 2F1 से दूर है तब ये F2 और 2F1 के बीच में बनता है। जब 2F1 पे है तो यहाँ 2F2 पे बनेगा, जब 2F1 और F1 के बीच में है तो ये 2F2 से परे बनता है। और
पांचवा है आपका, जब ये F1 पे है तो समानांतर हो जाता है, और जब ये F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है तो ये एक ही केस में कैसा बनाता है आपका प्रतिबिंब आभासी, ठीक है, जो दर्पण जो है वो कैसा, सॉरी दर्पण कह रहे हैं, लेंस जो है वो आभासी और आवर्धित बनाता है। किस केस में? आभासी, आभासी और सीधा, सिर्फ एक केस में बनाता है, जब जो वस्तु है ये बिंब है वो प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में रखा जाए तो उत्तल लेंस जो है वो आभासी और सीधा बनाता है। और इसी का इस्तेमाल हम करते हैं उत्तल लेंस, अधिकतर केस में उत्तल लेंस जो है वो छोटा बनाता है, या तो उल्टा बनाता है, अधिकतर केस में उल्टा ही बनाता है, लेकिन एक केस में सीधा बनाता है। और इसी का इस्तेमाल हम चश्मे में करते हैं। चश्मे में देखा होगा आपने, चश्मे में अगर हम देखें या आप पास के जो आपको बड़ी दिखाई देती हैं, या आवर्धक जो लेंस होता है, इस तरह का आवर्धक लेंस होता है, उसमें भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है उत्तल लेंस का। क्यों? क्योंकि हम पास की चीज़ों को जाकर देखते हैं, और पास की चीज़ें सीधी और बड़ी कब दिखाई देती हैं? जब F और O के बीच में वस्तु को रखा जाए। तो इसका इस्तेमाल जो आवर्धक लेंस या जो हमारे चश्मों के लेंस में पास की चीज़ों को देखने के लिए करते हैं, तो उसमें ये वाला किरण आरेख आता है, इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको आप ध्यान से समझ लेना है आपको। और अवतल दर्पण पर जिस प्रकार से, अवतल लेंस पर जिस प्रकार से आपका उत्तल दर्पण पे हुआ था, दो ही पोजीशन बनता है, और इसका इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी देख लो, ये काफ़ी आप देख सकते हो इसको। चिन्ह परिपाटी जिस प्रकार से हमने एक्स वाई अक्ष पे दर्पण के लिए किया था, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर कोई वस्तु इधर होगी तो x की वैल्यू पॉजिटिव, इधर होगी तो x की वैल्यू नेगेटिव, कोई ऊंचाई होगी तो y की वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। तो अब जिस प्रकार से हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था, दर्पण सूत्र क्या था अगर आप याद रखो, 1/v, दर्पण मिरर होता है ना, मिरर से मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरह का साइन होता है, तो ये हो गया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये था आपका दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। और लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस से आप याद रख सकते हो लॉस, लॉस मतलब घाटा, तो लेंस में हो जाता है घाटा माइनस, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। m या आवर्धन का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन यहाँ पे जो लेंस में जो मिरर में जो आवर्धन का फॉर्मूला v/u के केस में आपका माइनस v/u था, इसमें हो जाता है, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ m की वैल्यू हो जाती है सिर्फ v/u। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बाकी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद लेंस की क्षमता और बाकी चीज़ें जो है वो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, लेंस की ख़त्म ही हो गया ये चैप्टर, चलो फटाफट कर ही लेते हैं। लेंस की क्षमता क्या होता है? जब भी किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। और लेंस की क्या होता है, कोई भी प्रकाश कितना अभिसरण कर सके या कितना अपसरण कर सके, उसकी क्षमता के रूप में हम कहते हैं लेंस की क्षमता। और किस पे निर्भर करती है? तो फोकस दूरी पे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो उसके फोकस दूरी पे। और लेंस की क्षमता या पावर जो है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितनी फोकस, वैसे व्युत्क्रम ही होता है, 1/f होता है, और इसकी मात्रक होता है डायोप्टर d, ठीक है। एक डायोप्टर का मतलब होता है उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। और उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका जो क्षमता जो है वो धनात्मक या पॉजिटिव होती है। अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है, ठीक है। अच्छा, पास देखने के लिए आप कौन सा उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हो? तो जो पास देखने वाला लेंस है उसकी जो पावर है वो क्या होगा? पॉजिटिव। और जो दूर देखने के लिए हम देखेंगे उसकी पावर क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि हम अवतल लेंस देखेंगे। और जब बहुत सारे लेंस एक साथ जोड़ दिए जाए तो उनके जो पावर हैं वो, या उनकी जो क्षमता है, उन सभी की क्षमता का योग हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से फटाफट कर लेते हैं। जैसे समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ये कल हमने किया था, तो कैसा होता है? वास्तविक सीधा, आभासी सीधा। एक तो सीधा होता है हमेशा, और हमेशा आभासी होगा, ठीक है। अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा समान आकार का बना रहा है, कब होता है? सी पर।
लेंस की क्षमता -4 माइनस है तो अवतल लेंस होगा, और फोकस दूरी क्या होगा, तो f इज इक्वल टू 1/p, जैसे p इज इक्वल टू 1/f है तो f इज इक्वल टू 1/p, तो 1/4 तो हो जाएगा आपका 0.25, लेकिन ये मीटर में आता है, इसको आप सेंटीमीटर में लिखोगे। अच्छा, मीटर में है तो 0.25 मीटर, माइनस में आएगा। अगला है अवतल दर्पण आभासी। अवतल दर्पण आभासी सीधा आवर्धित, एक में ही बनाता है, ये आपको रटा होना चाहिए क्योंकि ये आता ही आता है एग्जाम में, एफ पी और एफ के बीच में, इसीलिए इसका इस्तेमाल शेविंग मिरर में किया जाता है, दंत चिकित्सक करते हैं, और इस कारण से जब ये आभासी और सीधा बनाता है। अगला है अधिक अपवर्तनांक वाली वस्तु, तो जिसका अधिक अपवर्तनांक है N2 और N1, तो N2 क्या कहलाएगी, सघन, N1 क्या कहलाएगी, विरल, तो प्रकाशिक सघन वस्तु कहलाती है। अगला है किस प्रकाशिक परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं, तो अभी बताया था, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं। अगला है उत्तल लेंस वास्तविक और बिंदु साइज का प्रतिबिंब फोकस पर बनाता है, तो बिंब की स्थिति क्या होगी, अगर फोकस पर बनाएगा तो कहाँ पर होगी, अनंत पर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, ये भी हमने पढ़ा। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 200 है, फोकस दूरी क्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या का आधा, तो 200 है, तो आपको क्या पूछा है, दर्पण की वक्रता, तो फोकस दूरी होगी 200 का आधा 100, तो 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर गलत दिया हुआ, ये होगा 100 सेंटीमीटर, ये उत्तर होगा। अब इसके क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो इसका, ठीक है। क्वेश्चंस ये आप देख लो, इसको आप इसको एक बार नोट कर लो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये वाला करा दो, ये हम करा देंगे। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए, इसको आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। फिर ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये भी आप देख सकते हो। ये CBSE 2017 का आया हुआ प्रश्न है, इसको आप देख लो, इसको फटाफट इसको कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका क्या है। इसको थोड़ा छोटा कर देते ताकि आपके पूरी स्क्रीन पे आ जाए। हाँ, ये क्वेश्चन है, इसको आप देखो और कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसका क्या आंसर होगा, इसका कमेंट करो क्या आंसर होगा आपका। फिर इसको भी आपको कमेंट करना है। ये देखो 2018 का प्रश्न आया हुआ है कि सभी स्थितियों के लिए गोलीय दर्पण हमेशा सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण का प्रकार बताना है और किरण आरेख बताना है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, और निरपेक्ष अपवर्तनांक के साथ भिन्न रूप में प्रदर्शित करें। तो इस तरह से ये चैप्टर के 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और लगभग यही 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं है। और इससे रिलेटेड अब बस इसके जो क्वेश्चंस है, जो न्यूमेरिकल्स है, जो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र पे आते हैं, उसके एक वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी 1/f और 1/v जो मिरर सूत्र, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम एक वीडियो में कर लेंगे। तो तब तक के लिए इसको आप अच्छे से नोट्स बना लो, और आप ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और इस तरह से कौन सी वीडियो अब नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे बनाया जाए। प्रकाश पे हो गया, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो किस पे बनाया जाए, क्या वो अगला जो है वो मानव नेत्र पे बनाया जाए या और किसी टॉपिक पे आप लोग चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।